Hey, welcome back everybody in this video. This video is about MCQ from the chapter Motivation. This is something for initial stage learners. If you are preparing for the exams like BA and MA entrance examinations and for the PGT psychology examination and even also EVGC examination. So you can watch this video. This video does not cover all kind of MCQ from the motivation but some important MCQ. So let's start. एंड यू नो दैट ऑलरेडी पहले ही कुछ वीडियोस अपलोड किए हैं मैंने न्यूली, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं एंड यू कैन लर्न लॉट ऑफ. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन. फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ साइकोलॉजी एज अ साइंस, अ मोटिव इज. वी नो वेरी वेल कि जब हम मोटिवेशन चैप्टर को पढ़ते हैं तो बेसिकली मोटिवेशन क्या है इसके बारे में बात करते हैं, तो वहाँ पे एक शब्द आता है मोटिव. सो इस क्वेश्चन में कहा गया है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ साइकोलॉजी एज अ साइंस, अ मोटिव इज. मोटिव क्या है ये बताना है. ऑप्शन इज गिवन अ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अ रेडिकल वेरिएबल एंड ऑप्शन डी एन इंटरवेनिंग वेरिएबल. सो एज यू स्टडी इन रिसर्च डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जब हम रिसर्च में डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात करते हैं तो बेसिकली जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को एक्सपेरिमेंटर मैनिपुलेट करता है और डिपेंडेंट वेरिएबल को एक्सपेरिमेंटर मेजर करता है, यानी एक में चेंजेस करता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल में और डिपेंडेंट में क्या चेंजेस हो रहे हैं उसको मेजर करता है. तो इसके बाद यहाँ पर जो ऑप्शन डी है दैट इज एन इंटरवेनिंग वेरिएबल, दिस इज द करेक्ट आंसर बिकॉज एन इंटरवल वेरिएबल इज समथिंग जो कि एक्सप्लेन करता है बिहेवियर को. और ये जो शब्द मोटिव है इसका मतलब होता है दिस इज द काइंड ऑफ फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल अराउजल जिसकी वजह से हम कुछ करना चाहते हैं, मोटिवेट होते हैं यानी मोशन में आते हैं कुछ करने के लिए. तो मोटिव इज अ इंटरवेनिंग वेरिएबल, हमें ये ध्यान रखना है क्योंकि ये बेसिकली यूज्ड किया जाता है कि बिहेवियर को हम एक्सप्लेन कर सकें. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. आप इसमें ध्यान रखिएगा कि इंटरवेनिंग वेरिएबल जो होता है वो बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए होता है और यहाँ पर जो मोटिव है, मोटिव भी हमारे बिहेवियर को एक्सप्लेन करता है. और जब मोटिवेशन की बात करते हैं तो मोटिवेशन आपके मोटिव शब्द से आता है कि हम कुछ करें, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम इंटरवेनिंग वेरिएबल की बात करते हैं. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड. A physiological process characterized by a tendency for biological drives to maintain themselves at optimal level of arousal is called. This is a very easy question directly based on the vocabulary. So इसमें कहा गया कि अ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, एक ऐसी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जिसे करेक्टराइज किया जाता है बाय अ टेंडेंसी ऑफ फॉर बायोलॉजिकल ड्राइव्स टू मेंटेन देमसेल्व्स एट अ ऑप्टिमल लेवल. सो दिस इज कॉल्ड होम्योस्टैसिस. ऑप्शन ए इज करेक्ट. आपको सीधा सीधा ध्यान रखना है. होम्योस्टैसिस इज अबाउट मेंटेन एंड होम्योस्टैसिस इज अ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें हम अपने आप में क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं. जस्ट लाइक दैट कि हम व्हेन एवर वी नीड की बॉडी में वाटर की कमी है तो हम पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, उस तरह से एक बैलेंस, सर्टेन काइंड ऑफ बैलेंस रखना चाहते हैं, तो दैट इज़ द होम्योस्टैसिस. एंड यू ऑल्सो नीड टू लर्न होम्योस्टैसिस जो टर्म है दैट इज़ गिवन बाय वॉल्टर बी कानन इन 1920. आपने नाम सुना होगा वॉल्टर बी कैनन. मैं लिख देता हूँ वॉल्टर बी कैनन. वेल्टर बी कैनन ने इससे 1920 के टाइम पर दिया था और ये क्या करता है, मेंटेन करता है बैलेंस को हमारी बॉडी में. सो दिस इज द होम्योस्टैसिस. नाउ द थर्ड क्वेश्चन. Which of the following is clearly associated with
क्यूरियोसिटी ड्राइव। जैसे हम बायोलॉजिकल ड्राइव की बात करते हैं तो वैसे ही क्यूरियोसिटी ड्राइव है, तो बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा है दैट इज एसोसिएटेड विद द क्यूरियोसिटी ड्राइव। तो द नीड फॉर escape फ्रॉम पेन, दिस इज नॉट करेक्ट आंसर। द नीड फॉर affiliation, दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट आंसर। and the search for meaning in life, this is not also correct answer. So option D is correct. Curiosity drive is about tendency to seek novel stimulation. I think you can understand by the name curiosity. We want to know something new. So curiosity drive is about tendency to seek novel stimulation. जैसे कि ये जो क्यूरियोसिटी ड्राइव है मोस्टली बच्चों में होती है, क्योंकि उनको बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं उनके लिए जो नई होती हैं, उनके सामने आती हैं, जो उनको स्टिमुलेट करती हैं, वो चीज़ों को जानना चाहते हैं और वो न्यू एक्सपीरियंस को फील करना चाहते हैं। और बेसिकली क्यूरियोसिटी ड्राइव्स एक्टिवेट जब होती है जब किसी तरह से स्टिमुलेशन को चेंज किया जाता है। यानी एक चीज़ आती है, हम उसमें कुछ जानना चाहते हैं, वो चीज़ ख़त्म हो जाती है, फिर दूसरी आती है, उसमें जानना चाहते हैं, वो ख़त्म हो जाती है। तो आपको ध्यान रखना है क्यूरियोसिटी ड्राइव इज अबाउट टेंडेंसी टू सीक नोवेल स्टिमुलेशन। सो दिस इज करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4th। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोटिव टू एसोसिएट विद अदर्स। इनमें से कौन सा ऐसा मोटिव है जिसमें हम दूसरों से एसोसिएट होते हैं। So this is also very easy, directly based on the terminology we want to associate with others। तो जब दूसरों से जुड़ने की बात होती है तो वहाँ पे सीधा मतलब होगा दूसरों से एफिलिएशन जुड़ना। तो द नीड फॉर एफिलिएशन इज अ मोटिव टू एसोसिएट विद अदर्स, दिस इज द करेक्ट आंसर। डोमिनेंस, एग्जिबिशन, एग्रेशन की बात यहाँ पे नहीं है, दूसरों से एसोसिएट, दूसरों से जुड़ने की बात है। तो द नीड फॉर एफिलिएशन, द नीड फॉर एफिलिएशन इज द कॉमन ह्यूमन टेंडेंसी। हम कहीं भी जाते हैं लोगों से जुड़ना चाहते हैं, अकेले तो कोई नहीं रहना चाहता है। हाँ, लाइफ में सर्टेन टाइम पे अकेले रहने की बात अलग होती है, बट दिस इज द ह्यूमन नेचर कि वो लोगों से एफिलिएट होता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th। अकॉर्डिंग टू फ्राइड, what force in the mind is responsible for the creation of unconscious motives? This is very good question। हम फ्राइड को जब पढ़ते हैं तो फ्राइड के थ्योरी में पढ़ते हैं कि अनकॉन्शियस कैसे डेवलप होता है, अनकॉन्शियस कैसे हमारे प्रेजेंट बिहेवियर को अफेक्ट करता है, हम ये भी पढ़ते हैं। सो इसमें पूछा गया है कि कौन सा ऐसा फोर्स है दैट इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएशन ऑफ अनकॉन्शियस मोटिव्स। सो जब हम डिफेंस मैकेनिज्म की बात पढ़ते हैं तो वहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, तो उसमें एक टर्म आता है दैट इज़ द रिप्रेशन। जब हम फ्राइड को पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक बात कही जाती है कि हमें रिप्रेस्ड नहीं होना चाहिए, बिकॉज फ्यूचर में जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, अनकॉन्शियसली प्रॉब्लम्स होती हैं, दैट इज़ मे बी कि वो रिप्रेशन की वजह से हों। सो हमें ध्यान रखना है कि चीज़ों को रिप्रेस्ड नहीं करना होता है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, रिप्रेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएशन ऑफ अनकॉन्शियस मोटिव्स। अनकॉन्शियस मोटिव्स के लिए रिप्रेशन बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। फ्राइड की थ्योरी को पढ़ते टाइम पे एक बात मैंने पढ़ी थी जिसमें कहा गया था कि हम अगर एबनॉर्मल बिहेवियर से बचना चाहते हैं तो हमें रिप्रेस्ड नहीं होना चाहिए, बिकॉज जब रिप्रेशन होता है तो अनकॉन्शियसली मोटिव्स कुछ क्रिएट होते हैं और बाद में इंसान का बिहेवियर एबनॉर्मल भी हो सकता है। सो रिप्रेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएशन ऑफ अनकॉन्शियस मोटिव्स। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विथ कॉग्निटिव नीड्स। कौन सा ऐसा है जो कि कॉग्निटिव नीड्स से जुड़ा हुआ है। दिस इज ऑल्सो वेरी इजी एंड यू कैन अंडरस्टैंड द आंसर easily if you understand the term cognitive needs. So option is given, A option, seeking a higher rank
within an organization, working a puzzle, looking for love, searching for shelter. If you focus on the question and if you focus on the term cognitive needs, so you can understand very easily कि कॉग्निटिव नीड्स की जब बात होगी तो सीकिंग अ हायर रैंक विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। इसके बाद लुकिंग फॉर लव, दिस इज नॉट ऑल्सो द आंसर, एंड सर्चिंग फॉर शेल्टर, दिस इज नॉट ऑल्सो द आंसर। कॉग्निटिव नीड्स, तो पहले ये समझें कॉग्निशन शब्द क्या होता है। कॉग्निशन इज समथिंग हायर मेंटल प्रोसेस एबिलिटीज़। जब हायर मेंटल प्रोसेस की एबिलिटीज़ की बात है तो सीधी सी बात है जहाँ पे कुछ हम दिमाग चलाएं, तो वर्किंग आ क्रॉसवर्ड पजल, सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। सो आपको ध्यान रखना है कॉग्निटिव नीड से जुड़ा हुआ कौन सा ऑप्शन है, वर्किंग आ क्रॉसवर्ड पजल, दिस ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 7th, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज मोस्ट क्लोजली लिंक्ड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। पूछा है कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इनमें से किससे जुड़ा हुआ है। हम जब मैस्लो की हायरार्की को पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पढ़ते हैं। मैस्लो की हायरार्की के जो स्टेप्स होते हैं आपने ज़रूर पढ़े होंगे, क्या होते हैं आप कमेंट कर सकते हैं। सो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज मोस्ट क्लोजली लिंक्ड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। डज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज अबाउट फीलिंग हंग्री? नो, क्रॉस कर सकते हैं इसको। Does self-actualization is about seeking novel stimulation? No, and also not wanting affection. Self-actualization is something about maximizing potentialities. Self-actualize में हम क्या करते हैं, अपनी पोटेंशियल तक पहुंचना चाहते हैं, हायर पोटेंशियल तक या फिर मैक्सिमम पोटेंशियल तक। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, What does Maslow call moments of joy or ecstasy experienced when a hurdle is overcome, a task is completed or a goal is reached? पूछा है मैस्लो ने उस मोमेंट को क्या बोला है। उस मोमेंट को मतलब जॉय एक्सटेसी एक्सपीरियंस करते हैं जब हम किसी हर्डल्स को ओवरकम कर लेते हैं, किसी टास्क को कंप्लीट कर लेते हैं या गोल को रीच कर लेते हैं, तो उस मोमेंट को क्या बोला जाता है। सो ऑप्शन इज हेडोनिक एक्सपीरियंसेस, ट्रांसडेंशनल एक्सपीरियंसेस, पीक एक्सपीरियंसेस एंड समिट एक्सपीरियंसेस। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन सी, पीक एक्सपीरियंसेस। आपको ध्यान रखना है मैस्लो ने बताया था कि जब कोई हम गोल रीच कर लेते हैं, कोई काम कर लेते हैं या किसी हर्डल को हम ओवरकम कर लेते हैं, तो उस मोमेंट को, उस जॉय वाले टाइम को हम पीक एक्सपीरियंसेस कहते हैं। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। हेडोनिक एक्सपीरियंस इज समथिंग फील गुड एक्सपीरियंस, जिसको सुखवादी अनुभव कह सकते हैं। बट पीक एक्सपीरियंसेस इज द पर्टिकुलर मोमेंट, जॉय ऑफ एक्सटेसी, जब हम किसी काम को कंप्लीट कर लेते हैं, किसी प्रॉब्लम को दूर कर देते हैं, हर्डल से निकल जाते हैं। एंड इट वाज गिवन बाय मैस्लो। आप इसे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, Frankel argue that the highest level of motivation for human beings is the देखिए जब हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो हम कई बार देखते हैं कि एक ही चीज़ पर अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग बात कही होती है। एंड कौन सा सही है कौन सा गलत हम ये कभी नहीं कह सकते हैं, बिकॉज इट्स अबाउट द ह्यूमन स्टडी एंड वी नो कि ह्यूमन कितनी डिफरेंट सिचुएशंस में डेवलप करता है, तो अलग अलग चीज़ें होती हैं। जब हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात करते हैं तो एक अलग ही लेवल का वो मोटिवेशन होता है अपने आप को आगे डेवलप करने के लिए। तो मैस्लो ने तो अलग बात कही थी, लेकिन फ्रैंकल ने अलग बात कही थी। तो जैसे कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मैस्लो के द्वारा ग्रेट लेवल पर होता है। मैस्लो तो ही मानते हैं कि इंसान में जो मोटिवेशन होता है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की ओर होता है। लेकिन जो विक्टर फ्रैंकल थे, यहाँ पर पूरा नाम है इनका विक्टर फ्रैंकल, इन्होंने ये माना था
कि जो इंसान होता है वो सर्च करता है मीनिंग की, यानी मैन सर्च फॉर मीनिंग। तो फ्रैंकल ने एक अलग बात कही थी, तो उसमें हमें ये समझना है कि जो कोई भी पर्सन होता है वो क्या करता है, एक अपने अस्तित्व की तलाश करता है, मीनिंग की तलाश करता है अपने लाइफ में, सो दैट कि वो अपने लाइफ को पर्पजफुल बना सके। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो करेक्ट आंसर है दैट इज द विल टू मीनिंग, यानी विक्टर फ्रैंकल के अकॉर्डिंग जो हाईएस्ट लेवल ऑफ मोटिवेशन हो सकता है ह्यूमन बींग्स के लिए वो होता है विल टू मीनिंग, यानी अपने जीवन में मीनिंग को समझना कि उसका पर्पज क्या है, ये इसके लिए हाईएस्ट लेवल का मोटिवेशन होता है। ये विक्टर फ्रैंकल ने बात कही थी। और इसी क्वेश्चन में अगर बात आ जाती मैस्लो के द्वारा तो फिर वहाँ पे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आंसर सही होता। तो विक्टर फ्रैंकल की बात आएगी तो विल टू मीनिंग, आपको याद होगा विक्टर फ्रैंकल ने बुक लिखी थी दैट वाज द मैन्स सर्च फॉर मीनिंग। तो आप इसे अच्छे से ध्यान रखेंगे। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 10th, इफ अ पर्सन लिव्स अ मीनिंगलेस लाइफ then that life will be empty or pointless. फ्रैंकल calls this mental और emotional state। यानी फ्रैंकल ने जो थ्योरी दी थी उसके अकॉर्डिंग के उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन डिजाइन किया गया है। इसमें कहा गया है कि अगर कोई पर्सन मीनिंगलेस लाइफ जीता है तो उसकी ज़िंदगी खाली हो जाती है, पॉइंटलेस हो जाती है। इस मेंटल इमोशनल स्टेट को क्या कहेंगे? ऑप्शन ए इज मेजर डिप्रेसिव एपिसोड, बाइपोलर डिसऑर्डर, द एक्जिस्टेंशियल वैक्यूम, द बायोकेमिकल डिप्रेशन। सो ऑप्शन डी तो कहीं से भी करेक्ट नहीं है, बिकॉज दिस इज नॉट लाइक बायोकेमिकल डिप्रेशन एंड नॉट ऑल्सो मेजर डिप्रेसिव एपिसोड, नॉट ऑल्सो बाइपोलर डिसऑर्डर। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, द एक्जिस्टेंशियल वैक्यूम। तो आपको ध्यान रखना है कि जैसे कि फ्रैंकल ने बताया था कि इंसान लाइफ में मीनिंग फाइंड करना चाहता है, पर्पज फाइंड करना चाहता है, करना चाहिए फॉर द पर्पजफुल लाइफ, ऐसा विक्टर फ्रैंकल का मानना था। और अगर किसी की लाइफ में कुछ भी मीनिंग नहीं है, उसका कोई गोल नहीं है, कुछ भी नहीं पता है, पॉइंटलेस लाइफ है, तो उस तरह की जो इमोशनल स्टेट होती है उसको फ्रैंकल ने द एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम बोला है। आपको ये ध्यान रखना है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। सो इस तरह से आज मैं आपके साथ कुछ MCQ शेयर किया। होप आप समझे होंगे, होप आप लर्न करेंगे एंड प्रीवियसली वीडियो भी देखेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।